आप जय हिंद। मेजर जनरल ए.के. चक्रवर्ती, थैंक यू समय देने के लिए सर। बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू पर बात थी। दरअसल एक खबर आई कि पीएलए के अंदर चीन की एयरफोर्स के अंदर एक तिब्बती लड़की है जो पायलट बनी है। फिर मैंने खबर को और खंगाला तो पता चला कि 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो तिब्बत के जो लोग हैं वो पीएलए में भर्ती हो चुके हैं। हम किस हाथ से देखें सर, क्योंकि ये लोग तो हमारी ताकत हुआ करते थे कभी। आज अगर यही पीएलए में भर्ती हो जाएंगे तो हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि गलवान में या लद्दाख में अब हमें बीजिंग से आया हुआ वो जवान नहीं मिलेगा जिसे हम चॉकलेट आर्मी कहते हैं, बल्कि हमें वही फाइटर्स मिलेंगे जो हमारे यहाँ पर होते हैं। किस प्रकार से देखें इस मूव को के साथ? देखिए राजेश जी, इसमें हम लोगों को गौर करना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से वो कोशिश कर रहे हैं। तो और उन्होंने क्या किया है, एक यूनिट बनाई है जिसको वो बोलते हैं मीमांग चोटन। ये एक यूनिट है जो, लेकिन ये मिलिशिया है। टिबेटन्स को मिलिशिया में लेते हैं, प्योर जो मेन अपना आर्मी है पीएलए, उसमें नहीं लेते। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, करीब 7000 लोग ऑलरेडी हैं उनकी आर्मी में, जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम पे लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें जो गौर करने वाली बात है कि एक, जब वो लेते हैं इनको, इनके लिए एक लॉयल्टी टेस्ट है। लॉयल्टी टेस्ट क्या है कि पहली चीज वो ये कहते हैं कि भाई आप को एक तो मैंडारिन आनी चाहिए। दूसरा, आपको ये कहना पड़ेगा, एक एफिडेविट काइंड ऑफ देनी पड़ेगी कि आप सीसीपी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हो। तो ये दो चीजें हैं, इसकी बेसिस पे वो लेते थे। तो ये पहले उनके यहाँ थे, लेकिन जब गलवान के बाद उस साल अगस्त के महीने में एक्शन हुआ कैलाश रिज पे, तो उसमें एक सूबेदार तेंजिंग मारे गए एसएफएफ के। और सूबेदार तेंजिंग जो थे, वो एसएफएफ जो है ये 1962 से इंडिया ने क्रिएट की थी एक यूनिट, जो एक्साइल तिब्बत वाले थे उनका की, जो बॉर्डर पार स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। तो ये यूनिट है, चक्राता बेस्ड यूनिट है, और जिसमें कि ये टिबेटन एग्जाइल्स जाते थे। उनका परफॉर्मेंस देख के चाइना को एक आइडिया आया कि भाई ये बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो जुलाई 2021 में नांगची में शी जिनपिंग आए, तो उन्होंने हुक्म दिया कि नहीं, हम लोगों को इनको भर्ती करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने वो एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया कि चॉकलेट आर्मी। तो चाइनीज़ जो हैं, बिकॉज ऑफ सिंगल चाइल्ड नॉर्म की वजह से और उसकी वजह से वो हाई अल्टीट्यूड में काम करने के लायक नहीं थे, और बहुत से ऐसे देखे गए कि वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। तो टिबेटन्स की उनको ज़रूरत थी, और टिबेटन्स हार्डी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, हम जो तो लड़के हिंदी जानते होंगे उनको 7000 युआन देंगे, और जो नहीं जानते होंगे, उनको सिर्फ मैंडारिन जानते होंगे, उनको 5000 युआन दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि हम भर्ती करेंगे। तो अगस्त 21 से ये भर्ती पे जोर हुआ। जो 1000 का आपने नफरी बताई, तो एक्चुअली चुम्बी वैली से इन्होंने शुरू किया था। चुम्बी वैली से उन्होंने करीब 1200 आदमियों को लिया, उसमें से 1000 को फाइनली किया। उसमें 100 करीब लड़कियां भी हैं। और ये जो है, इनकी ट्रेनिंग हो रही है। एक टिबेटन करके हैं, जो एक टिबेटन ओरिजिन के ही ऑफिसर हैं उनके, वो इनको ट्रेनिंग देते हैं। एक जगह है नाकू, उसमें ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह उन्होंने वेस्टर्न लद्दाख के ऑपोजिट भी कोशिश किया, एनगारी में उन्होंने ऐसा किया। और इस तरीके से ये क्या ले रहे हैं कि जो तिब्बत के जो लोअर पोर्शन वाले, जो तिब्बत के अंदर के लड़के हैं, उनको ये ले रहे हैं। तो ये लड़के, उनका क्या आइडिया था कि जब उन्होंने देखा कि भाई एसएफएफ तो बड़ा तगड़ा काम किया, तो उन्होंने कहा कि हमें इनको लेना चाहिए 2 कारणों से। एक कारण तो ये कि टफ है, दूसरा कारण ये कि हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई टिबेटन्स हमारे साथ हैं। तो ये उन्होंने दूसरी। तीसरी चीज उनकी ये थी कि भाई, भाई से भाई को लड़ाओगे तो फिर ये है कि शायद जो एग्जाइल का उनके खिलाफ गुस्सा है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो सीटीए का रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट में बोला है कि तुम कुछ भी कर लो,
भाषा और कल्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं घट सकता, एंड टिबेटन्स उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो उन्होंने सीटीए के रिप्रेजेंटेटिव ने ये, तेंजिंग करके थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, लपले करके, तेंजिंग लपले करके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। तो ये वस्तुस्थिति आज की तारीख में है। अब अगर आपका इसमें कोई खास सवाल हो तो बता सकता हूँ मैं। मैं जो इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं तमाम चीज़ों को देख रहा था, एनालाइज़ कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ आई कि कहीं चीन ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश भी इस लिहाज से कर रहा है। जो आपने कहा कि हाँ, यस, आपको शी जिनपिंग को, सीपीसी को सुप्रीम मानना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो मेन लैंड चाइना के लोग हैं, वो भी लगातार यहाँ पे बस रहे हैं। तो कहीं एक डेमोग्राफी को भी चेंज करने की कोशिश तो नहीं जा रही है? ये भी एक बहुत पॉइंट अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उन्होंने करीब 600 के करीब याओकांग विलेज, उनको याओकांग बोलते हैं वो, तो उन्होंने ये ऑल अलोंग बॉर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये हमारा मॉडल वो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप देखिए कि उनका कहने का मतलब ये है, डेवलपमेंट इज़ डिफेंस, ये हम लोग मानते हैं। जी, तो उन्होंने कहा ये गाँव बनेंगे, और ये गाँव, इनके 2 काम होंगे। एक काम तो ये है कि इसमें लोग आके बसेंगे, तो अगर कहीं हम लोग इंग्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो रेज़िस्ट करेंगे, नंबर 1। जी, नंबर 2 चीज़ जो है कि ये लोग जो हैं, एक तरह से हमारा एक, जिसको कहते हैं फर्म बेस भी हमारी फ़ौज को मिलेगा कि उसमें आके आप रह सकते जी, हो, वो बेस से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो ये जो ये ज़ाओकांग विलेज हैं, ये इन्होंने बनाए हैं ऑल अलोंग एलएसी के। ज़्यादातर हैं जी, मतलब अरुणाचल के ऑपोज़िट हैं, और कुछ उन्होंने बनाए हैं उत्तराखंड के ऑपोज़िट, कुछ बनाए हैं हिमाचल में, और कुछ बनाए हैं ईस्टर्न लद्दाख में भी। तो ठीक ये है जो सर। है ये डेमोग्राफी चेंज करने की, वो हान लोगों को यहाँ बसाने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज भी जो, जहाँ तक चाइना का प्रश्न है, वो बिल्कुल कन्विंस नहीं है कि जो तिब्बतन हैं, वो उनके साथ हैं। जी, क्योंकि ओके, हालाँकि बीच में अगर आप गौर करो, तो दलाई लामा ने एक स्टेटमेंट 1900 2003 तक उनका ये स्टैंड था कि मतलब कहा जाए कि 73-74 से 2003 तक ये था स्टेटमेंट कि भाई हम ऑटोनॉमी चाहते हैं, लेकिन सुज़रेनिटी चाइना की रहे। इसके जी, बाद इस सिलसिले में उन्होंने स्ट्रासबर्ग में एक प्रपोज़ल भी दिया था 1988 में, जिसमें उन्होंने कहा था यही चीज़। लेकिन जी, 2003 से और 2007 के आते-आते उनका स्टांस बदल गया। अब वो कहने लगे कि अरुणाचल जो है भारतवर्ष का हिस्सा है। क्योंकि ओके, वहाँ, और जो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि तिब्बतन भी एक मत नहीं है। तिब्बतन में जो सीटीए है उनकी, जो तिब्बतन की काउंसिल है, सेंट्रल तिब्बतन अथॉरिटी है, जो मैक्लोडगंज में है, हिमाचल में, उसमें और दलाई लामा में आज की तारीख में दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि दलाई लामा को जो, वो दोनों उनके पास पावर थी, एक टेम्पोरल पावर थी, जिसको कहा जाए राजा जी, साहब की तरह थे, और दूसरा एक स्पिरिचुअल गुरु थे। तो सीटीए बनने के बाद वो, उनसे जो टेम्पोरल पावर उनसे निकल गई है। अब वो स्पिरिचुअल गुरु तो हैं तिब्बतन्स की, जी, और उसमें भी येलो सेक्ट, एक येलो सेक्ट है, उसी के वो हैं। लेकिन सेंट्रल तिब्बतन अथॉरिटी जो है वो हमेशा उसी सेम पेज पे नहीं है। और ठीक है ये सर। जो है, अगर जितना ज़्यादा ये इसमें बसेंगे, ज़ाओकांग विलेज आते जाएँगे, जो हान चाइनीज़ जितने आएँगे, उनसे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। हालाँकि अभी तक हान चाइनीज़ बहुत ज़्यादा आ नहीं सके हैं, लेकिन जी, ये समय की बात है कि अगर लोग बिल्कुल। रहने लगे, यूज़्ड टू हो जाएँगे, तो तो और उनकी तो लॉयल्टी ये ऑब्वियसली मुझे चाइना की तरफ एक रहेगी। पॉइंट और, जी, एक पॉइंट और है सर जिसको मैं समझना चाहता था। तिब्बतन की ये लड़ाई भारतीयों के भरोसे थी, इंडिया के भरोसे थी। क्या लगता है आपको कि हमने उसी वक़्त एक प्लस पॉइंट अपना खो दिया, जब हमने ये मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और हमें कहने लगे कि यस, हम वन चाइना पॉलिसी के समर्थक हैं। बिल्कुल। हमें तिब्बत को कभी नहीं मानना चाहिए था कि चीन का हिस्सा है। देखो राजेश, 2 चीज़ आपको देखिए कि जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, अगर उन पे अगर हम गौर करें, जो अगर इतिहास में तिब्बत के में जाएँ, तो करीब 13वीं शताब्दी तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश था,
और उसकी कनेक्टिविटी भारतवर्ष से थी, क्योंकि वहाँ पे एक 8वीं शताब्दी में वहाँ एक डिबेट हुई है जिसको समय डिबेट बोलते हैं, जिसके अनुसार जो जो टिबेटन बुद्धिज्म है वो भारतवर्ष वाला बुद्धिज्म है, चाइना वाला बुद्धिज्म जो ताओइज्म पे बेस्ड है वो नहीं माना गया। लेकिन ओके सर। जब हमारे देश में ये मुस्लिम इन्वेजन, इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसके बाद तिब्बत से हमारा थोड़ा सा कांटेक्ट कम हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पे जो मंगोल्स आ गए, तो मंगोल्स के बाद मिंग के बाद चिंग डायनेस्टी तक 1911 तक, 13वीं शताब्दी से लेकर 1911 तक जो वो प्रोटेक्टेड रहा तिब्बत चाइना का। उस दौरान वो जो था कि सुजरेंटी चाइना की थी, सॉवरेंटी इनकी अपनी थी। लेकिन जब आज़ादी के बाद 1947 में सबसे बड़ी भूल हमसे ये हुई कि पहले हमने पीआरसी को माना, और पीआरसी ने जो 1954 में जो हमारा उनसे ट्रीटी हुई है, जिसको पंचशील एग्रीमेंट हम लोग बोलते हैं, उसमें हमने मान लिया पहली चीज कि तिब्बत जो है वो चाइना का क्षेत्र है। पहली बहुत बड़ी गलती की उस वक्त हम लोगों ने। और हमने एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए कि हमारे तो चाइना के साथ कभी बॉर्डर था ही नहीं, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन ये है कि अब चाइना के साथ बॉर्डर हो गया। वो कश्मीर में भी हस्तक्षेप करने लगा, क्योंकि वो कहने लगा कि भाई पुराने ज़माने में तो जो अक्साई चीन का एरिया जो तिब्बत का हिस्सा था वो भी चाइना का अब हो गया। उससे भी एक और भूल हुई है 2003 में, जब तब की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, वो पहले नेहरू जी थे वो प्रधानमंत्री, और दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी थे 2003 में। तो चाइना गए, उन्होंने कहा कि भाई टार, तिब्बत ऑटोनमस रीजन जो है ये चाइना का मैप में दिखाने लगे वो, क्योंकि चाइना ने बहुत चालाकी से तिब्बत के 4 टुकड़े किए। उन्होंने उनके जो है एक गांसू, सिचुआन, यूनान, इनको उनसे अलग कर दिया था, और जो एक टार बनाया तिब्बत ऑटोनमस रीजन, उसको अब हम मान बैठे हैं कि भाई चाइना का हिस्सा है। तो इसकी वजह से अब हम उसमें कोई हस्तक्षेप, एक चाइना पॉलिसी, लेकिन चाइना हमारी एक इंडिया पॉलिसी नहीं मानता है। आप देखिए कोई भी जो बंदा कश्मीर का हो या अरुणाचल का हो, उनको वो स्टेपल वीजा देते हैं। तो हम लोगों को जो ये एक बहुत बड़ी जो इतिहास में गलती हुई है, बहुत मुश्किल है उसको ठीक सुधारा जा करना, सकता है, लेकिन इस पे हम सुधारा लोगों को काम करने की जरूरत है। जी जी सर। एक पॉइंट और, क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है, एक और पॉइंट मुझे समझना है सर, और वो इसी से मेल खाता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डेंजरस पॉइंट है। कल एक खबर आती है कि पीएलए के कुछ बड़े अधिकारी जो हैं वो नेपाल आर्मी का जो वॉरफेयर स्कूल है उसके अंदर पहुंचे हैं। उन्होंने वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं, क्या उनका एसओपी है, उसकी पूरी जानकारी हासिल की है। इससे पहले उनके रिक्रूटमेंट ऑफिस में एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी जो हैं पीएलए के, वो भी पहुंचे थे। मैं खेल समझना चाह रहा हूं सर, क्योंकि जब कल मैं इस पे डिटेल से आगे बढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं पाक और चीन के बीच गोरखास को लेकर भी बातचीत चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तिब्बतिन ऑलरेडी भर्ती हो चुका, 7,000 नेपालियों को वो लाना चाहते हैं सर। कहाँ देखिए ऐसा पिछड़ है रहे हैं हम? राजेश, हम लोगों को एक चीज याद रखनी चाहिए। पहली गलती तो ये होगी कि चाइना तिब्बत में आ गया तो हमारा चाइना नेबर हो गया, जो पहले नहीं था। अभी उसका प्रयास ये है कि जो उसकी एक जिसको कहते हैं एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसके अंतर्गत वो धीमे धीमे करके एक 1939 में माओ ने एक स्पीच दी थी, जिसमें उसने बोला था कि तिब्बत जो है वो दाहिने हाथ की हथेली है और उसकी 5 उंगलियां हैं, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल। तो जो तिब्बत की मजबूती के लिए हमको ये 5 उंगलियां भी हमारे साथ होनी चाहिए। आप देखिए 1939 में ये स्पीच दी है माओ जेतुंग ने, और उसी पे वो प्रयास करे जा रहे हैं। तो उसमें जो नेपाल में किया है पिछले कुछ दिनों में, पहले केपी शर्मा ओली के टाइम में, देखिए पहले उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो मोनार्की थी वो खत्म हो गई। उसके बाद जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई वहाँ पे, नेपाली कांग्रेस की, उसके बदले में पहले आए प्रचंडा की गवर्नमेंट। प्रचंडा के बाद केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट आई। केपी शर्मा ओली बिल्कुल चाइना के साथ मिले जुले थे, फिर वो किसी तरह हटे, प्रचंडा आए, फिर जो प्रचंडा पहले भारतवर्ष के साथ थे अभी वो भी चाइना के साथ। तो ये जो मूव है, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि हम मैंडारिन के टीचर हर स्कूल में दे देंगे, फ्री ऑफ चार्ज पैसा हम देंगे, जिससे कि वो चाइना के साथ हो जाएं।
दूसरा क्या है कि जो उन्होंने ये आपने जो खबर पढ़ी है ये बहुत ही सीरियस है, क्योंकि अभी तक नेपाल आदमी की ट्रेनिंग जो है वो भारतवर्ष देता रहा है। और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि भारत का चीफ और नेपाल का चीफ एक दूसरे के ऑनरेरी चीफ भी होते हैं। तो ये जो है इस तरह से हमारी ट्रेनिंग मेथड्स उनको अच्छी तरह पता चल जाएंगे, वो ये देखने के लिए आए हैं और कल को ये वहाँ पे अपना ट्रेनिंग करने लगेंगे। ये अग्निवीर जी। की वजह से अभी गुरखास के पास तो या तो हम उनको अपने साथ रखें, तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है कि गुरखास को किस तरीके से भारतवर्ष से विमुख किया जाए। इसमें एक गुरखास के मन में भी एक बहुत सालों से शक है कि भाई हम तो कभी नहीं हारे, एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी है उनके दिमाग में। भारतवर्ष तो जी। गुलाम रहा लेकिन हम गुलाम नहीं रहे। लिटिल दे डू दे रियलाइज कि उनकी कनेक्टिविटी चाइना से 3,500 किलोमीटर दूर है। अगर उनका कोई सामान जाना है वो शंघाई पोर्ट से जाएगा, शंघाई पोर्ट वहाँ से 3,500 किलोमीटर है, जबकि हमारा कलकत्ता पोर्ट उनसे सिर्फ 800 या 1000 किलोमीटर दूर है। तो ये जितनी जल्दी इसमें भारत की जो सरकार को काम करने की ज़रूरत है और फौज को काम करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ गलती कभी ठीक गलती गलती रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि नेपाल हमारी, क्योंकि आप अगर गौर करो, अगर इसकी ज्योग्राफी देखो, नेपाल जी। से मैदान है, वहां से अगर आएंगे वो सीधे कहाँ आएंगे, बद्रीनाथ धाम को अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका तो धर्म कर्म सब खत्म हो जाएगा। वहां से दिल्ली से 400 किलोमीटर है और फिर मैदानी इलाका है। तो नेपाल हमारी जो जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स में, नेशनल सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, जिसके लिए जो भी प्रयत्न हो सकता है सरकार को करना चाहिए। बस एक आखिरी पॉइंट मैं समझना चाहूंगा, एक फौजी के नाते, क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है सर, 17 साल के आसपास मैंने भी दिए। मैं केवल सोचता हूँ, कल रात को भी मैं आकर सोच रहा था कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ कि मैं गोरखा राइफल को एलईसी एलओसी के उस पार देखूं, कि वो मेरे ही खिलाफ खड़े हैं जिनके साथ हम बैठकर चाय पिया करते थे। इसके लिए हम कितने तैयार हैं सर? चीन लगातार इस पे काम कर रहा है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये कितना बड़ा सेटबैक इंडियन आर्मी के लिए कहें या इंडिया के लिए होगा सर? देखिए, इसमें दो प्रश्न हैं। आज की तारीख में भारतवर्ष को अगर आप प्योर फौज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देखो, जी जी। तो हमको गोरखा राइफल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने जो एथनिक गोरखा हैं, जो दार्जिलिंग के हैं, देहरादून वैली के हैं, और अब लखनऊ के या शिलोंग के, जहाँ इनके सेंटर हैं, वहाँ पे इतने गोरखा हैं कि आपको मिल जाएंगे कि वो आपके लिए काफ़ी हैं। लेकिन जी। ये तो हो गया रिक्वायरमेंट, जो एक प्रैक्टिकल सी बात है कि हमको हमारे जितने फौजी चाहिए उतने मिल जाएंगे। लेकिन कल को, जैसा मैंने बोला कि नेपाल आपके खिलाफ हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। दूसरा, अगर गुरखास चले गए तो वहाँ जो है, गुरखास वहाँ आने से क्या होगा, जो एक हमारा एक एक तरह से भारतवर्ष के लिए वो एक, जैसे कि रशिया के लिए यूक्रेन आज की तारीख में बन गया है, हमारे लिए जी। वो स्थिति आ जाएगी और इसको बहुत ही नुकसान होगा। हम इसको अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम लोगों को चाहे कोई भी प्रयत्न करना चाहिए जिसके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट हो, इकोनॉमिक एफर्ट हो, जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड एफर्ट हो, और चाहे कोर्सिव हो, चाहे वो परसुएसिव हो, जो भी मेथड डिप्लोमेसी में अप्लाई किया जाए, हमारा नेपाल के साथ संबंध और प्रगाढ़ होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि नेपाल छोटा देश है, उसके अंदर ये हमेशा ही शक रहेगा कि हिंदुस्तानी हमको कर रहे हैं। तो हम जी। लोगों को ये चाहिए कि उनको हमें किसी ना किसी तरीके से अपने साथ रखने की ज़रूरत है। वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कल को उनको कौन, जैसे कि आज पाकिस्तान में हो रहा है कि पाकिस्तान में एक बहुत बिल्कुल बड़ी सर। लॉबी खड़ी हो गई है जो कह रही है कि चाइना के साथ हमें नहीं होना चाहिए। उसी तरह कल को नेपाल में भी आज भी है वो लॉबी, अभी भी बहुत स्ट्रांग लॉबी है। आप देखिए, जितने पूरे बॉम्बे में देखो, दिल्ली में देखो, सारे चौकीदार, सारे सफाई, सारे काम करने वाले नेपाली हैं। तो अगर कल हाँ, को ये चाइना के साथ हो गया, इन बेचारों का क्या होगा? इनका तो कनेक्टिविटी वहां से ही है। जी। तो हम लोग इनको, नेपाल हमारी सिक्योरिटी में, दूसरा, नेपाल से जो मानसरोवर को जाने का रास्ता है, कैलाश को जाने का रास्ता है, वो नेपाल से है, लिपुलेख होके। तो कैसे हम छोड़ सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो हम लोगों को ये जो एफर्ट है, ये बहुत स्ट्रांगली एग्रेसिवली करने की ज़रूरत है
कि नेपाल को हम अपने साथ रखें। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। लंबा वक़्त आपने दिया, लेकिन हर पहलू को समझाया सर बहुत बारीकी से, और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे दर्शकों को और मुझे ये बहुत आज जानकारी मिली है आपसे इतनी डीपली। सर थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू इसके लिए। थैंक यू सर।